अस्सलाम वालेकुम। मैंने कुछ 30-32 साल पहले इकॉनमी के ऊपर रिपोर्टिंग करनी शुरू की थी और इन 30-32 सालों में मुसलसल पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल में कंटिन्यूस डिक्लाइनिंग ट्रेंड ही देखा है। हर 4-5 साल के बाद लगता है कि पहले 4-5 साल जो गुजर गए थे वो शायद ही मौजूदा सूरत हाल से बेहतर वाले थे, लेकिन जो सूरत हाल अभी देख रहे हैं पाकिस्तान में, शायद ये बदतरीन एक सिचुएशन है जिसमें आज पाकिस्तान खड़ा है। जब मौजूदा हुकूमत ने नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए हुकूमत संभाली और इमरान खान को चलता किया, तो इनका दावा ये था कि हम पाकिस्तान को बचाने आए हैं और पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल में बेहतरी करनी है, इसलिए हम आए हैं और सियासत अपनी हमने कुर्बान पाकिस्तान की खातिर कर दी है। मेरा इससे तासुर मुख्तलिफ था। मेरा ख़्याल ये था कि ये इस्टेब्लिशमेंट की एक अरेंजमेंट थी जिसमें इमरान खान जिस तरीके से 2013-14 से उनके कंधों पे सवार होकर कभी धरना करते थे डी चौक में, कभी फैज़ाबाद में कुछ हो जाता था, तो ये स्टेज है जो एक नेक्स्ट लेवल पे आ गई है। पहले तो इमरान को हुकूमत मिल गई थी, लेकिन 3-4 साल के बाद अब वो आउट ऑफ फेवर हो गए और वही कुछ इमरान खान उनके लाडले प्यारे बन के पाना चाह रहे थे, वो इन्होंने 3-4 साल तो इन्जॉय कर लिया। अब वो शहबाज शरीफ उसी चीज़ को इन्जॉय करने आए। लेकिन क्या इतनी बदतरीन इक़्तिसादी परफॉर्मेंस ये देंगे, इसकी शायद किसी ने सोचा नहीं होगा कि ये कुछ होगा पाकिस्तान में। मैं 13-14 से अगर स्टार्ट करूँ तो 13-14 में हम आज से बहुत बेहतर खड़े थे। CPEC पाकिस्तान में कहा जाता था कि गेम चेंजर होगा, पाकिस्तान की इकॉनमी को आगे लेकर चलेगा, लेकिन हमने उस मौके को गवा दिया। क्यों गवा दिया? क्योंकि उस वक्त जिस नवाज़ को IGI के ज़माने में खड़ा किया गया था मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को इक़्तिदार से दूर रखने के लिए, या पीपल्स पार्टी के मुकाबले में नवाज़ शरीफ को बनाया था इस्टेब्लिशमेंट ने, उस नवाज़ शरीफ को अब सियासत से दूर करना था। तो 2014 में डी चौक में जो धरना था इमरान का, उसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट थी, इमरान उसके बेनिफिशरी थे। पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल ऊपर जाती है या नीचे गिरती है, इसके मतलब किसी ने सोचा नहीं। अपनी ताकत का गलत अंदाज़ा बाज़ लोग लगाते हैं और बाज़ इदारे भी लगाते हैं। उनका ख्याल होता है कि हम हर मुश्किल में पाकिस्तान की सूरत हाल संभाल के आगे निकल जाएंगे। CPEC में 60-65 अरब डॉलर की जो सरमायाकारी आनी थी वो पाकिस्तान को ऊपर उठा सकती थी, और पहले मरहले में रोड्स बननी थी, पावर सेक्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया गया, उसके बाद जो इंडस्ट्री रीलोकेट होनी थी चाइना से पाकिस्तान, वो स्टेज कभी आई नहीं, क्योंकि हम बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की ऐसी मुश्किलात में घिरे कि उसमें से निकल ही नहीं पाए। 2014 का धरना ख़त्म हुआ तो फिर ये फैज़ाबाद का धरना सज गया। फैज़ाबाद का धरना सजा, पनामा के अंदर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी, तफ्तीश होनी चाहिए थी। इकामा के ऊपर निकाला नहीं था जाना चाहिए वज़ीर आज़म को, लेकिन वज़ीर आज़म को इकामा के ऊपर निकाला गया। इमरान खान को हुकूमत मिल गई, 4 वज़ीरों में से किसी एक से वजारत चलाई नहीं गई। फिर जिस तरीके से इमरान को निकाला गया 9 अप्रैल 2022 को, उस तरीके से इमरान को नहीं निकाला जाना चाहिए था। इत्तेहादी जो इमरान का साथ छोड़ के गए वो वही इत्तेहादी थे जो इस्टेब्लिशमेंट ने इनको इकट्ठे करके दिए थे। कोई अमेरिका नहीं था इसके अंदर, कोई डोनाल्ड लू नहीं था। ये बात इमरान खान को भी पता है, ये बात शहबाज शरीफ को भी पता है। इमरान खान जिनके कंधों पे बैठ के आया था उन्हीं के कंधों पे बैठ के गया। लेकिन पाकिस्तान का इस सारे अरसे में क्या नुकसान हुआ? कभी हमारी जो लीडरशिप है सिविल और मिलिट्री, इसके ऊपर सर जोड़ कर बैठे तो उनको अंदाज़ा होगा कि इस अरसे में पाकिस्तान में गुर्बत कितनी ऊपर चली गई, महंगाई कितनी ऊपर चली गई, बेरोज़गारी में कितना इजाफा हो गया। आज जब ये मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ तो जो लेटेस्ट नंबर्स हैं जो सरकारी तौर पर शाया किए गए, उसके मुताबिक हमारे देही इलाकों में महंगाई की शरह, फूड इन्फ्लेशन 47% है। 47% फूड इन्फ्लेशन है देही इलाकों में। तो लोग मरेंगे नहीं तो और क्या होगा? मेरा अंदाज़ा है कि कम से कम 80-85% पाकिस्तानी जो पॉपुलेशन है या हाउस होल्ड्स हैं, 80-85% पाकिस्तानी हाउस होल्ड्स या तो वो अपने 2 वक्त की रोटी खा सकते हैं या बिजली के बिल दे सकते हैं। 2 चीज़ें वो इकट्ठी नहीं कर सकते। अगर वो बिजली का बिल उस महीने का देंगे तो उस महीने उन्हें अपने राशन में से कटौती करनी पड़ेगी। अगर वो उस महीने अपना राशन पूरा लेंगे तो उस महीने उनका बिजली का बिल देने से रह जाएगा। ये 80-85% पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं हम। सिर्फ 4-5% होंगे ऊपर वाले लोग जो इस सूरत हाल में सर्वाइव करके आगे जा सकेंगे। लेकिन क्या ये सस्टेनेबल सिचुएशन है? बिल्कुल भी नहीं है। आज हमारे पास 3-4 अरब डॉलर के रिज़र्व हैं, वो भी अपने नहीं हैं, उधार के मांगे हुए हैं। कुछ उसमें से पैसा ऐसा भी है जिसको हम इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने आज पॉलिसी रेट को 20% के ऊपर ले गए। जो आज डॉलर की क्लोजिंग है वो 285 पे हुई, 285, 285। सोने का रेट देख रहा था तो शायद 2 लाख से ऊपर पे आज सोना है, कोई 2,05,000 या 6,000 पे फ़ी तोला के ऊपर। तो पाकिस्तान में तो लोग सोना देते हैं बेटी को ब्याहते हुए। कोई गरीब आदमी किसी के घर में जाके काम करता है या गाड़ी भी धोता है तो वो 1 तोला भी दे सकता है बेटी अपनी को, तो उसके लिए ख़रीदता है।
क्या वो 2,05,000 का एक तोला खरीद के, एक ही तोला खरीद के अपनी बेटी ब्याएगा? तो कुछ चीज़ें हमारे अभी सोचने के भी हैं और खौफ खुदा करने के भी हैं। बहुत ही मारूफ एक नात खान है, बड़े दर्द दिल रखने वाले हैं, सिद्दीक इस्माइल साहब। आज उन्होंने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने ये उनके कहे के ऊपर मैं ये बात ऑन एयर कहना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि कुछ हमारे इदारे ऐसे हैं, सैलानी है, अल खिदमत फाउंडेशन है जमात इस्लामी का, या दावत इस्लामी है, तो ये फ़लाह का काम करते हैं, लोगों की मदद करते हैं। तो आजकल तो लोग अपना राशन नहीं ख़रीद सकते। ये कौन कह रहा है? सिद्दीक इस्माइल, बड़े इज़्ज़त वाले आदमी हैं, साहिब हैसियत हैं। वो कह रहे हैं कि इन अदारों को नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर लोगों को घरों का राशन देना चाहिए, क्योंकि आबादी का बड़ा हिस्सा वो है जो ना ज़कात लेता है ना खैरात लेता है, लेकिन उन्हें ज़िंदा रहने के लिए रोटी तो चाहिए, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो वो उनको नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर कोई राशन के पैकेज बना के जिसमें दाल हो, आटा हो, चीनी हो, इस तरह की चीज़ें दें ताकि उन्हें सस्ते दामों मिल जाएं, लोग इस मुश्किल घड़ी में चंद महीने ज़िंदा रहने के काबिल हो जाएं। ये सूरत हाल है पाकिस्तान की। तो क्या हमें इस पे गौर नहीं करना चाहिए? पार्लिमान को इसके ऊपर टाइम नहीं स्पेंड करना चाहिए? पॉलिटिकल लीडर्स को इस पे गौर नहीं करना चाहिए? इमरान खान को, शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ जो लंदन में बैठ के वो पता नहीं कौन सी सियासत कर रहे हैं, ये उन्हीं को मालूम होगा, मेरी समझ से बालातर हैं वो। क्या इंसानों को बैठ के, हमारे आर्मी चीफ़ को, हमारे चीफ जस्टिस को, इन लोगों को बैठ के इस पर गौर नहीं करना चाहिए कि इन्हीं लोगों के ऊपर पाकिस्तान है ना? ये पाकिस्तान इन्हीं लोगों के लिए है, ये हुकूमत भी इन्हीं से चलती है। तो क्या ये लोग अगर ज़िंदा नहीं रहेंगे तो ये पाकिस्तान को आगे हम कैसे चलाएँगे? तो मेरे आज के प्रोग्राम का यही टॉपिक होगा। जो मेरे साथ मेहमान शख्सियात हैं, लतीफ़ खोसा साहब हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, अज़मा बुखारी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से, अहमद बिलाल महबूब साहब पिलडेट से हमारे साथ शामिल होंगे। सबको खुशामदीद कहता हूँ। खोसा साहब, आपसे चाहूँगा कि पहले कुछ रोशनी डालें, ये बका की जंग है, लोगों की बका की जंग है, कैसे बचेंगे लोग? देखिए मलिक साहब, जब ये मोहतरम इमरान खान साहब की हुकूमत इम्पोर्टेड थी, आई लाई गई, जो भी है चलें बाहर का, हमने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि आइए मीसा के मईशत हम आपस में जो है ये करें, सियासत होती रहेगी। हमने तो मीसा के जमहूरियत भी किया था 2006 में, आपको याद होगा, मई में, मोहतरम नवाज़ शरीफ साहब के साथ। और हालांकि उस वक्त मोहतरम नवाज़ शरीफ ने तमाम केस मुकदमात जो है शहीद रानी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहबा और मैडम नुसरत भुट्टो साहिबा के ख़िलाफ़ जिस अंदाज से सैफुर रहमान को एहतसाब सेल का इंचार्ज बना के जिस तरह उन्होंने हल्कान होकर सारी दुनिया में जो है हमारे ख़िलाफ़ डिग आउट करके, और जरदारी साहब के ख़िलाफ़ ड्रग का केस भी इसलिए बनाया ताकि उनको एक्सेस हो सके बाहर के बैंकों से या बाहर की जो है एजेंसी से वो इंफॉर्मेशन लेने की, क्योंकि दो ही सूरतों में इंफॉर्मेशन मिला करती है, या ड्रग के में कोई आप बताएं कि इन्वॉल्व है, या आप दहशत गर्दी में बताएं। दहशत गर्दी में कर नहीं सकते तो ड्रग का एक झूठा केस बना के वो भी किया। उस हद तक यानी आपकी थी। मैं तो चूँकि उसमें वकील रहा, हम एक अदालत में, पाकिस्तान की कोई जेल नहीं थी, कोई अदालत नहीं थी, बेंचों पे बीबी को अभी क्या करें सर जहाँ आज खड़े? अभी भी कोई ऐसा फ़र्क नहीं है मुझे महसूस हो रहा। अगेन वी आर बैक टू स्क्वायर वन। देखें, बात यह है कि हमने वहाँ भी उस वक्त भी बड़ेपन का पीपल्स पार्टी ने सबूत दिया। रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने मीसा के जमहूरियत का दस्तखत किए वहाँ और कहा पाकिस्तान जो है नफ़रतों का मुतहम्मिल नहीं है, खुदारा आइए मिल बैठ कर हम जो है पार्लियामान को भी चलने दें, मदऊ न करें एजेंसीज़ और दूसरी क़ुव्वतों को, जो गैर जमहूरी क़ुव्वतें हैं उनको भी हम अंदर ना आने दें। जो भी हुकूमत आए वो 5 साल अपने पूरे करे, मस्बत सियासत करेंगे, अपोजिशन करेंगे। ये तमाम चीज़ें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में लिखी हुई हैं। हमने उस पर अमल किया, लेकिन बदकिस्मती से हमें वो रिस्पॉन्स न मिली। आप देखें कि हमने जब 18वीं तरमीम की तो सूबाई खुद मुख्तारी दी, जो कि 1973 में ही एनविजन थी, उसको डेफर किया गया था मारूजी हालात की वजह से, कि उस वक्त के मारूजी हालात ये थे कि वफाक को मजबूत होना चाहिए, चूँकि 2 लख्त हो चुका था पाकिस्तान। फ़ौज जो है 93,000 फ़ौजी हिंदुस्तान की कैद में था और 5,000 लेकिन था। ये जो बंदा भूखा तो मर रहा है ना, वो उसको तो ना 18वीं तरमीम समझ आएगी ना आपकी सीओडी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल आप ठीक। अज़मा बीबी से भी इस पर राय ले लूँ। अज़मा बीबी, जो लोगों की बका है वो सबसे पहले है, और ये बहुत बड़ा पॉपुलेशन का हिस्सा है जिसके लिए चैलेंज है। पहले तो सारा फोकस इस वक्त उसके ऊपर शिफ्ट होना चाहिए। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, काश ऐसा ही होता।
लेकिन इस वक्त जो है वो मुझे माजरत के साथ ये कहना पड़ेगा कि इस वक्त जो है वो किसी की तवज्जो माशी हालात के ऊपर नहीं है। आपने यकीनन मेरी हुकूमत के बारे में भी आपने इंट्रो में भी बात की, दुरुस्त है, आपका गिला जायज़ है, आपके पाकिस्तान की आवाम का गिला जायज़ है, लेकिन ये देखने की ज़रूरत है कि क्या हम इसके मौजब हैं। क्या ये IMF का जो प्रोग्राम जिसकी शर्तें हमें पूरी करनी पड़ रही हैं, जो इस कदर सख्त हैं कि इमरान खान साहब जो है वो पहले IMF के प्रोग्राम में ना जाते, और जो उन्होंने, आपको पता ना उन्होंने क्या क्या बयान दिए हुए थे, फांसी ले लूँगा, मैं खुदकुशी कर लूँगा, और अगर फिर भी चले ही गए थे तो कम से कम जाते जाते पाकिस्तान का नुकसान करके ना जाते। आज आलम यह है कि उनके हर कहे पर अमल दरामद किए बगैर हमारे पास कोई चाराकारी नहीं है। आपका क्या ख्याल है कि हम कोई बहुत इस वक्त कंफर्टेबल पोजीशन में है? यकीनन नहीं। कोई सियासी जमात ये जो IMF के जो अहकामात हैं उसको पूरा करने के लिए कभी भी ये हमारे लिए आसान नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुल्क को बचाने के लिए ये जो आपने कहा कि हमने फ़ैसला किया था रियासत बचाने का, आप इससे इत्तफाक नहीं करते, ये फैक्ट है मलिक साहब। आपने ये भी हमें कहा कि जी हम जो है वो हमारी चार्जशीट किया आपने कि हमें जो है वो बेहतर करने हालात नहीं आए, ऐसा नहीं है। हमने हत्तुल इम्कान कोशिश की, जो कर सकते थे वो किया, लेकिन IMF के प्रोग्राम में जाए बगैर ना दोस्त ममालिक हमारे साथ चलने के लिए तैयार हैं, ना जो हमारे साथ एग्रीमेंट्स हुए हुए हैं ना वो पूरे होने के लिए जो है वो तैयार हैं। सो IMF एक ऐसा इतना बड़ा पहाड़ है जिसको सर करना है पाकिस्तान की रियासत ने भी, और आप दुरुस्त कह रहे हैं, नुकसान इसमें मुल्क की रियासत का हो रहा है या पाकिस्तान की आवाम का हो रहा है। लेकिन हमारी तवज्जो क्या है कि जी इलेक्शन करा दें। इस वक्त मेरा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान जो है उसके सारे मसाइल का हल ये इलेक्शन है, और फिर इलेक्शन के लिए पैसे कहाँ से लाएं? अभी आपने जो इकोनॉमी की सूरत हाल बताई, जिसमें आपने बताया कि हमारे पास जो है वो $3 अरब से ज़्यादा के शायद रिजर्व्स हैं, और ये रिजर्व्स भी जो है वो इस्तेमाल करने के लिए जो है वो उतने पूरे नहीं हैं। LCs का मसला है पाकिस्तान के अंदर, मुआशी जो एक स्टेगनेंट सिचुएशन है, उसके अंदर जो है वो हमें इलेक्शन करा देने चाहिए। फिर या तो ये इलेक्शन मसाइल का हल हो, ऐसा भी नहीं है। ये जो 2 असम्बलियों के अगर इलेक्शन टाइम से पहले हो भी जाएंगे मलिक साहब, देन व्हाट, क्या होगा? ये क्या आपको लगता है कि बहरान ख़त्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, एक से एक बढ़ के बहरान जो है वो आगे बढ़ेगा। जब ये यहाँ पर हुकूमतें आ जाएंगी और फिर उसके बाद जनरल इलेक्शन जब होंगे, वो जनरल इलेक्शन जो है वो वाला इशू थोड़ा सा इसके ऊपर अहमद बिलाल साहब से भी राय ले लें, फिर ये इलेक्शंस की तरफ भी वापस आते हैं। अहमद बिलाल साहब, जो लोगों की बका की जंग है उसका हल नहीं है किसी के पास। ये सारी PDM बोलेगी कि ये इमरान खान डबो गए, इमरान खान कहेंगे ये चोर डाकू डुबो गए, वो इसी लबो लहजे में कहते हैं, इसलिए मैं उनके अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ। डुबोया दोनों ने मिलकर, अपना अपना हिस्सा सब ने डाला है। इसमें जिम्मेदारी अफसारों को उठानी है ताकि लोगों को बचाया जा सके, वो कोई उठाने को तैयार नहीं। अहमद साहब। बहुत शुक्रिया नदीम साहब। बात यह है कि ये एक बहुत अनप्रेसिडेंटेड इकोनॉमिक क्राइसिस है, और ये साथ शामिल हो गया है एक अनप्रेसिडेंटेड सियासी क्राइसिस के साथ। कुछ लोग कहते हैं कि एक सिक्योरिटी क्राइसिस भी साथ ही शामिल हो गया है। तो ये 3 किस्म के क्राइसिस जमा हो गए हैं। जब तक हमारे कोई इस बारे में सियासी क्राइसिस को एड्रेस करने के लिए तैयार नहीं होंगे सियासतदान, और उसके लिए मुझे कोई आसार नज़र नहीं आते, उस वक्त तक ये इकोनॉमिक क्राइसिस एड्रेस नहीं हो पाएगा। ना दुनिया हमारे ऊपर एतबार करेगी, ना हमारे ऊपर वो ट्रस्ट करते हुए कुछ पैसे कर्ज के तौर पे देगी। हमारी इकानमी को बेहतर बनाने के लिए जो पॉलिसियाँ चाहिए उनको वो यकीन नहीं आएगा कि वो पॉलिसियाँ हम बना सकते हैं। तो ये इस वक्त अगर सियासतदान एक दूसरे के साथ बात करके पॉलिटिकल क्राइसिस को ही कम से कम सबड्यू कर सकें, लेकिन जिस तरह जब इलेक्शन होते हैं तो सियासतदान से ये तवक्को करना कि उस वक्त वो सियासी मसलियतों से हटके इकोनॉमी को फोकस करेगा और नाखुशगवार फैसले करेगा, ये बहुत ही मुश्किल काम है, नामुमकिन काम है। और ये PMLN से कराया जा रहा है या उनकी कोलिशन गवर्नमेंट से कराया जा रहा है, लेकिन वो अगर इलेक्शन जिस तरह के अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो गया है, अगर इलेक्शन लड़ेंगे तो मुझे नहीं लगता कि फिर ये बाकिया के मुश्किल फैसले जो करने बाकी हैं वो कर पाएंगे।
तवज्जो हट जाएगी और हमारी जो थोड़ी सी बचत का कोई चांस हो सकता है आईएमएफ के प्रोग्राम के ऊपर सिग्नेचर हो जाने के, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट आने के सूरत में कुछ बेहतरी का, मुझे वो भी खौफ है कि शायद वो भी ना हो सके। तो इसलिए ये सियासतदानों को सर्वाइवल का जो रास्ता है, एहसास नहीं है। मैं अहमद साहब कता कलामी हो जाएगी। इस वक्त सर्वाइवल का जो रास्ता है वो इस वक्त एक है। सऊदी अरब ने, यूएई ने, कतर ने, उन सारों ने हाथ इसलिए रोका है कि वॉशिंगटन से, यूएस ट्रेजरी से, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट से आपको वो मोहब्बत नहीं मिल रही जो आज से 20 साल पहले मुशर्रफ के इब्तदाई सालों में मिला करती थी। तो अब आपके पास सर्वाइवल का रास्ता ये है कि आईएमएफ के ऊपर जो शराइत तय की हुई हैं आपने, उसको टाइमली कंप्लीट करें, जो फाइनेंसिंग गैप है उसको कवर करें और पाकिस्तान को आगे लेकर चलें। ये 3 सालों की एक चक्की है जिसमें से आपने पूरे लोगों को गुजारना है, फिर हम आगे चलेंगे। 3 साल की ये सख्त सजाए जबर है जिसमें से गुजरेंगे, आसानी से नहीं निकलेंगे इससे। बिल्कुल सही है, एग्रीड, ये बिल्कुल ऐसे ही है। और इसके लिए ये ज़रूरी है कि अब एक अगर आईएमएफ की शराइत पूरी कर रहा हो तो दूसरा उसके ऊपर गोलाबारी शुरू कर दे कि ये तुम ये इस वक्त एक अवाम के ऊपर बम गिरा रहे हो और ये तुम फैसला हो, तो वो फिर जो फैसला करने वाला है वो भी शायद फैसला करने में कतराएगा। तो इसलिए मेरे ख्याल है दोनों जो ग्रुप है, सियासी मुतहारिब ग्रुप, इनको इस बात को अगर रियलाइज कर सकें कि इस वक्त आईएमएफ के साथ जो उसकी कंडीशनैलिटीज है और जो सख्त हालात है उसका सामना किए बगैर कोई चारा नहीं है। तो अगर आप हुकूमत को इसका मौरूद इल्जाम ठहराते रहेंगे, उनसे इस अच्छाई की तवक्को मत रखें। अभी सरदार लतीफ़ खोसा साहब, आपने तज़किरा किया था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जब साइन हुआ तो आपने खुद ही तफसील बताई कि किस तरीके से मुकदमात एक दूसरे के ऊपर बनाए जाते थे। उस COD के बाद एक तब्दीली आई कि आप दोनों जमातों ने इस सोच और समझ का मुजाहरा किया कि ये विच हंटिंग जो है पाकिस्तान को नीचे ले जा रही। अब आप दोनों पीछे हटे हैं, पीपल्स पार्टी और PMLN एक तरफ आ गई है तकड़ी के और दूसरी तरफ चले गए PTI वाले। वही काम उन्होंने आपको 3-4 साल जेलों में डाल के किया, अब आप पीछे लगे हुए हैं। हम आगे नहीं कहीं जा रहे। देखिए मलिक साहब, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का एक ही रास्ता है कि आइन पे मनवान अमल किया जाए। जब तक आप आइन पर अमल नहीं करेंगे, रियासत को आपने बेतौकीर कर दिया। रियासत जो है वो पार्लिमान अवाम है। अवाम जो है आर्टिकल 7 में अगर देखें तो अवाम अपने नुमाइंदों के ज़रिए जिन ऐवानों में बैठते हैं उससे जो मुतरशे होती हैं हुकूमतें, ये रियासत है। और इसी की वफादारी और आइन की ताबेदारी हर एक पर लाजिम करार दी गई आर्टिकल 5 में। आइन अब ये जो है, अगर हम पार्लिमान को में बैठकर ये मामला डिस्कस नहीं करते और हम अगर अपने सियासी मामलात को कभी मुक़्तदर हलकों के या न्यूट्रल्स के हाथ में देते हैं, कभी अदालतों के पीछे छुपते हैं और अपने आप को बेतौकीर कर देते हैं, यानी अवाम को बेतौकीर, रियासत को हम तजलील करते हैं, रियासत के ऊपर कभी हम हुकूमत को बिठा देते हैं, रियासत के ऊपर कभी हम मुक़्तदर हलकों को बिठा देते हैं, कभी रियासत के ऊपर अदलिया को बिठा देते हैं। ये सारी ताबे हैं रियासत के। रियासत अवाम है, अवाम बेचारी रुल गई है इसलिए कि अवाम और धरती माँ का, रियासत का किसी को ख्याल नहीं है। तो मैं कहता हूँ इसीलिए एक दफ़ा या तो आपस में डायलॉग कर लें सर, बहुत एक तरफ आर्मी चीफ को बिठा लें, एक तरफ चीफ जस्टिस को और एक तरफ प्राइम मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर इमरान खान को बिठा लें। ये आपस में तय कर लें, नहीं तो मुल्क डूबता जा रहा है और आगे जाने का कोई रास्ता नहीं। ऑपोजिशन के बगैर जमहूरियत नहीं होती। ऑपोजिशन के बगैर ना रियासत चल सकती है, ना मुल्क चल सकती है। ऑपोजिशन का वजूद और होना लाजिम और ज़रूरी है, लेकिन ऑपोजिशन के अंदर एक वर्किंग रिलेशनशिप हुकूमत का यकीनी होना चाहिए, क्योंकि उसके बगैर आप रियासत या असम्बली या अवाम या ये ऐवान नहीं चला सकते। तो इसलिए रियासत को बेतौकीर किसने किया? हम सब ने किया है। मोहतरम इमरान खान सर ने सबसे ज्यादा किया है। सर सबने हिस्सा अपना डाला है, किसी ने 10 डाला होगा, किसी ने 15 डाला होगा, डाला सबने। देखें मलिक साहब, पीपल्स पार्टी का कम से कम देखें, हमारे प्राइम मिनिस्टर की हाजिरी जो है पार्लियामान के अंदर सबसे, आप रिकॉर्ड देख लीजिएगा। हमने 5 साल किए पूरे और 5 साल के बाद हमने इक़्तिदार दिया। हमने ये नहीं किया, हमें अदालत ने निकाल दिया एक प्राइम मिनिस्टर को, हमने फिर भी दूसरा प्राइम मिनिस्टर ला के 5 साल पूरे किए। उस वक्त मोहतरम नवाज शरीफ साहब कहते थे नीचे उतरो, ये बनाना रिपब्लिक नहीं बनेंगे, हालांकि उनका एक असूली मौक़िफ़ था। जो भी है, हमने कहा शरीफ को इस वक्त चाहिए, सर हमने कहा 62 आके तो इस सूरत हाल में खुद लीड करें। हमने 135 तरमीम की आइन में, 135 तरमीम की 18वीं तरमीम में। हमने कहा 62(1) F को निकालो बाहर, किसी को हक नहीं है, ये मेरा और अल्लाह का रिश्ता है,
है, मैं अच्छा मुसलमान हूँ, मैं नेक हूँ, मैं बद हूँ, जो भी हूँ, ये अल्लाह का मेरा रिश्ता है। जो ये आपके मसाइल हैं, ये आवाम को जज करने दें कौन बेहतर है, कौन इस मुल्क को बेहतर खिदमत कर सकता है। लेकिन मोहतरम इमरान नवाज शरीफ साहब ने नहीं करने दिया, उसके ऊपर भी मुखालफत थी और नैब लॉ की अमेंडमेंट के ऊपर भी मुखालफत की। आज दोनों चीजों में वो खुद जो है सफर कर, क्या ये मुनासिब नहीं है? इमरान खान भी यही सफर करेगा, आपको लिख के दे रहा हूं मैं। इमरान खान क्या ये मुनासिब नहीं है कि नवाज शरीफ वापस आए? बड़ी मुश्किल में है पाकिस्तानी अवाम, तो 3 टाइम फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, आप उनको अपनी ताहयात कायल कहते हैं उनको जमात का, तो आए आके लीड करें, जो मसाइल हैं उनका हल ढूंढने बैठ के बाकी सियासतदानों के साथ। जी बिल्कुल आएंगे और बहुत जल्द आएंगे, ये इसमें तो कोई दूसरी राय होनी नहीं चाहिए। पहले भी खोसा साहब ने कुछ जो है माजी की बातें की, मैंने उसको थोड़ा जाने दिया, मैंने कहा कि हमें आज पे बात करनी चाहिए, लेकिन अब मेरा ख्याल है 2-3 बातें उसको रिस्पॉन्ड करना ज़रूरी है। पहली तो बात यह है कि माजी किसी का भी दुरुस्त नहीं है। COD से पहले जो अगर उनको सैफुर रहमान याद हैं तो उनको रहमान मलिक साहब भी याद होने चाहिए, और जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो PMLN और पीपल्स पार्टी ने किया उसमें वन साइडेड पिक्चर तो नहीं होनी चाहिए, इसलिए COD हुआ था। और COD होने के बाद भी फिर जो है वो आपको ये याद है कि आप कह रहे हैं नवाज शरीफ ने ये नहीं होने दिया, वो नहीं होने दिया। बलूचिस्तान की गवर्नमेंट किसने गिराई? मुस्लिम लीग नून की। गवर्नर राज जो है वो मुस्लिम लीग नून का जो है उसकी हुकूमत को गिरा कर गवर्नर राज लगा ना, COD के बाद भी हुआ। मैं माजी से आगे अज़मा बीबी इतनी लंबी जो वजाहत में तो आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। एक तरफ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ था, तो दूसरी तरफ NRO की टॉक्स जनरल परवेज मुशर्रफ से दुबई में जारी थी मोहतरमा और जनरल मुशर्रफ के माबैन, तो COD साइन होने के बावजूद भी वो काम हो गया था जो नहीं होना चाहिए था। मैं रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए, बिकॉज वो फिर ऐसे लगेगा कि जैसे मैंने जो है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं लिया, तो इसलिए मुझे देना जो है, इससे आगे भी जा सकते हैं, लेकिन मैं अभी की बात करना चाहती हूँ। गुजारिश ये है कि ब्रेक ले लें, ब्रेक करीब आ गया, ब्रेक ले लीजिएगा। जिन इक्तिसादी मुश्किलों का मैंने जिक्र किया उससे बचने के लिए या आपको बरामदात बढ़ानी होती हैं या आपकी रिमिटेंसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाएँ। मतलब 30 जून को जो माली साल ख़त्म हुआ तो हमारा $50 अरब का तजारती खसारा था, तो लोगों के पास खाने के लिए पैसे ना हो तो $50 अरब का तजारती खसारा अफोर्ड हो सकता है? नहीं हो सकता। अभी जो एक्सपोर्ट्स के नंबर हैं जो लेटेस्ट हैं, जो फरवरी के आखिर के ऊपर आए हैं, $2.3 बिलियन की हमने फरवरी के महीने में बरामदात की हैं और $4 अरब की इंपोर्ट्स की। इसके बावजूद कि हमारे 10-15 हज़ार कंटेनर्स इस वक्त पोर्ट के ऊपर खड़े हैं, इसके बावजूद $1.7 बिलियन का एक महीने का ट्रेड डेफिसिट है। पूरे 8 महीने के आपको बताऊं तो 18.79 अरब की बरामदात हैं, जो पिछले साल के मुकाबले में 9% नीचे चली गई हैं बजाय 9% ऊपर जाने के। रुपया आपने ज़मीन पे गिरा दिया, बरामदात ऊपर जाने की बजाय ज़मीन पे गिर गई हैं, तो बचेंगे कैसे? इसी अरसे में $21.3 अरब का ट्रेड डेफिसिट भी हो चुका है, ऑलरेडी हो चुका है, इस कोशिश के बावजूद कि हम इंपोर्ट को घटा रहे हैं। तो अज़मा बीबी, ये वो रियलिटीज़ हैं जिनको हमें सोचते समझते हुए पाकिस्तान को आगे ले जाना है। तो आपको एक ब्रॉडर पॉलिटिकल कंसेंसस चाहिए पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए, और कोई दुनिया का रास्ता नहीं हमें आगे ले जाता। बिल्कुल मलिक साहब, लेकिन जो मेरे पास कुछ फैक्ट्स मौजूद हैं उसमें इस वक्त जो ट्रेड डेफिसिट है वो 31 माह की कम तरीन सतह पर है, और इसमें जो है $5 अरब के करीब जो माहाना तजारती खसारा था PTI की गवर्नमेंट में, उसको कम करके 1.7 के ऊपर लेके आए हैं। इसको मज़ीद बेहतर होना चाहिए, बिल्कुल ये कहते हुए, लेकिन ये गुजारिश ये है कि ये तमाम जो हालात हैं जो ख़राब हो रहे हैं, क्या ये मुल्क जो है वो सिर्फ PMLN का है या PDM जो है जो इस वक्त हुकूमत में बैठी है सिर्फ उसको इसका ओनस लेना चाहिए? बाकी जो तमाम इदारे हैं, बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो सिर्फ इस मुल्क में तमाशा देखेंगे। IMF का पहले प्रोग्राम आपने फ्लाउट किया इमरान खान साहब ने, उसके बाद IMF का प्रोग्राम में जब हम जा रहे थे तब आपको वो ऑडियो याद होगी, मशहूर ज़माना शौकत तरीन साहब जो है उन्होंने लेटर लिखवाए IMF को कि पाकिस्तान को पैसे न दिए जाएँ। जो रेमिटेंसेस की आपने बात की, सैलाब ज़दगान को पैसे देने से रोका इमरान खान साहब और उनकी पार्टी ने, बाकायदा ऐलान किए कि हुकूमत को पैसे ना दिए जाएँ। उसके बाद रेमिटेंसेस के हवाले से उन्होंने बैरून मुल्क जो है उनको कहा कि पाकिस्तान के अंदर पैसे जो हैं वो भेजने कम कर दो। अब मुझे ये बताइए, जहाँ एक तरफ ये सियासत हो रही है, दूसरी तरफ जब अपोजिशन लीडर थे शहबाज शरीफ साहब, तो उन्होंने एक्चुअली मिसाक मईशत की बात की थी और बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ हैं।
हमने तो जब कोविड आया था तब भी बैठे थे, हम तो जब अभिनंदन वाला वाकया हुआ था हम तब भी बैठे थे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ एक शख्स है जिसकी गरूर, जिसकी अना, जिसका तकब्बुर जो है वो पाकिस्तान से शायद बड़ा हो गया है कि पाकिस्तान के अंदर कुछ हो जाए वो कहते हैं जो मैंने कह दिया है वो होना चाहिए। अब पाकिस्तान के जो हालात हैं, जो पाकिस्तान, बहुत शौक है इमरान खान साहब को हाँ श्रीलंका बनाने का, हर वक्त आप उनके हर शख्स के मुंह से श्रीलंका बनाने की धमकी सुनते हैं। मेरा दिल कट जाता है ये सुन के कि इनका दिल भी कैसे चाहता है कि पाकिस्तान को श्रीलंका बनना चाहिए। और आज वो सवालात हमसे पूछ रहे हैं, क्या ये सवालात हमसे पूछने चाहिए? अगर ये IMF का प्रोग्राम ऐसे ना होता जिसको ये साइन करके आया, मुझे छोड़ दीजिए मैं क्या कहती हूँ, शौकत तरीन साहब की जगह जब वो आए थे, जो आखिरी इनके वजीर खजाना थे, उन्होंने जो है आते ही क्या इनकी तमाम पॉलिसीज़ को उन्होंने जो है वो बुलडोज नहीं कर दिया था? उन्होंने कहा मुआशी पॉलिसी थी ही नहीं, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो चुका था। और इमरान खान के आखिरी जो दिन थे उसके अंदर पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट की बातें हो रही थी। हम क्या कर रहे हैं? हम अदायगियाँ भी कर रहे हैं, वो अदायगियाँ जो हमने नहीं ली हुई, वो कर्जे जो हमने नहीं लिए हुए। इमरान खान ने 73 साल की जो है वो एक तरफ, और उसके जो है वो 4 साल के कर्जे एक तरफ, वो हम अदायगियां कर रहे हैं, हम स्कूक बॉन्ड्स भर रहे हैं। एक मेहमान है वो ये आज उनको दावत दी है, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर है तारिक यूसुफ साहब। तारिक यूसुफ साहब से भी गुफ्तगू करते हैं, फिर सियासी बातें भी दोबारा डिस्कस करते हैं। तारिक यूसुफ साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। आज जहां हम स्टैंड करते हैं 285 पर प्याज चला गया 20% पे पॉलिसी रेट चला गया। मैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के नंबर देखता हूं तो बरामदात में 8 माह में 9% कमी हुई है, 8.65%। और इस सूरत हाल के अंदर के 10-12 हज़ार 15 हज़ार कंटेनर इस वक्त पोर्ट्स के ऊपर भी खड़ा है, कैसे लेके पाकिस्तान को आगे चलेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पाकिस्तान की तारीख में पाक रुपी शायद सबसे बड़ी वैल्यू से डिवैल्यू हुआ है। एक दिन में 19 रुपए, गुज़श्ता रोज 4 रुपए। ये पाकिस्तान की डॉलर के अगेंस्ट पैरिटी में तकरीबन 15% का डेप्रिसिएशन है जो एक दिन में हो गया है। सुबह के पहले 2 घंटे में 18 रुपए 75 पैसे वैल्यू गिरी, शाम को 3% इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। ये तो बड़ा आसान सा मामला है कि अब कारोबार करना, इंडस्ट्री चलाना इस मुल्क में इंतहाई दुश्वार हो जाएगा। नवंबर से कंटेनर्स जो हैं वो पोर्ट पे स्टक थे, दिसंबर से शॉर्टेजेस आनी शुरू हुई, कारखानों में स्लो डाउन होना शुरू हुआ, जनवरी में ले ऑफ की पोजीशन आ गई, और अब जो ये नया चेंज आया है पाक रुपये की वैल्यू का, इससे मुझे इस बात का खदशा है कि शायद फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएंगी। डॉलर्स वैसे ही अवेलेबल नहीं हो रहे थे और अब उसकी जो वैल्यू है वो एक इंतहाई हाई लेवल पे चली गई है। इस बात का भी हमें ख्याल करना पड़ेगा कि लोगों ने जो कमिटमेंट्स जो बिजनेस किए थे उसकी एट द टाइम ऑफ डूइंग देयर बिजनेस, अगर हम 5 महीने पहले चले जाएं और आज की उसके हम वैल्यू लें तो किसी भी कारोबारी के लिए आज उसमें सिवाय नुकसान के और कुछ नहीं है। यूसुफ साहब, लेकिन जब आप रुपया गिरता है, किसी भी मुल्क की करेंसी गिरती है तो आमतौर पर बरामदात उससे ऊपर जाती हैं, फ़ायदा होता है उससे। यहाँ बरामदात तो 9% नीचे गिर गई है, तो मुझे बात उल्टी गंगा बहती नज़र आ रही है। यहाँ पर मैं आपसे अर्ज करूँ, उसकी वजह यह है कि 4 महीने से गैस के क्राइसिस थे, उसकी वजह से प्रोडक्शन एक्टिविटी, दूसरा पोस्ट कोविड जो इफेक्ट आया है उसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में भी रिसेशन था। लेकिन हमारे यहाँ चूंकि नवंबर के महीने से अगर आप देखें कि ट्रांजैक्शन ऑफ डॉलर्स जो है वो खत्म हो गया था, लोगों के माल आन के जब पोर्ट पे रुक गए, जिसमें वो रॉ मटेरियल भी शामिल था जो एक्सपोर्ट के लिए ज़रूरी है, और हमारी एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री भी अपने माल जो उसने इंपोर्ट किए दिए फॉर द पर्पज ऑफ री एक्सपोर्ट वो भी मुतासिर हुई। और इसमें सबसे ज़्यादा अनफॉर्चुनेट बात यह है कि $10 की चीज़ है वो 10 सेंट के आइटम की वजह से ब्लॉक हो गई। लोगों के $2,000 की एलसीयां जो है वो ऑनर नहीं हुई, स्पेयर पार्ट्स ऑनर नहीं हुए, कारखाने बंद रहे, वी लॉस्ट प्रोडक्शन आवर्स। तो अब बनेगा क्या? हल क्या है इसका? कोई हल तजवीज़ करेंगे? हम तो ये समझते हैं हल तो सिर्फ एक हमारे जो हमने आपस में हम फील करते हैं वो ये है कि अब जो होना था वो हो चुका है। वी हैव कम टू अ वेरी बैड लेवल इकोनॉमिकली। लेकिन अगर हम कोई प्लान नहीं बनाएंगे टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन, अगर हम कोई प्रोग्राम चेकआउट नहीं करेंगे जो कि इंडस्ट्री ट्रेड के साथ बाहमी मुशावरत के साथ किया जाए और जिसको 5 साल के लिए एक कोई आदमी छेड़ ना सके, अगर हम कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करेंगे तो इसी तरह अगर चल रहा रहेगा तो आई थिंक वो वक्त जो कहते हैं कि बंद हो जाएगा तो वो ऑलरेडी आना शुरू हो गया है। मैं ये समझता हूँ कि इकोनॉमिक पॉलिसी का डिज़ाइन करना मौजूदा हालात में अपने रिसोर्सेज को सामने रखते हुए इंतहाई ज़रूरी इक़दाम है।
तारिक यूसुफ साहब बहुत शुक्रिया, आप एक ब्रेक ले लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खोसा साहब, अब यहाँ से सियासी लोगों का इम्तहान शुरू होता है, कंसेंसस इवॉल्व करना है, मुल्क को आगे लेके चलना है, मुश्किलों से रास्ता निकालना है, तो आपकी लीडरशिप का टेस्ट है कि बैठें और रास्ता निकालें, क्या करेंगे? देखिए मलिक साहब, मैं तो बिल्कुल इस चीज़ का कायल हूँ, और हमारी जमात हो या प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने भी कहा था आइए मिसा के मईशत करते हैं। लेकिन अगर मोहतरम इमरान खान साहब जब हुकूमत में थे 3.5 साल, तो दोनों चीज़ें कर रहे थे, हुकूमत में भी थे, अपोजिशन भी वही कर रहे थे, कंटेनर से उतरे ही नहीं हैं, आज भी कंटेनर पे ही हैं, कंटेनर से नहीं उतरे। लेकिन जब तक आप पार्लियामान को बेतौकीर करते जाएंगे और पार्लियामान में बैठकर आप इन मामलात का हल नहीं तलाश करेंगे, ज़ाहिर है पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं बनेगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें रियासत को आपको देखना पड़ता है, सियासत नहीं चमकानी होती है। तो यहाँ रियासत का आपको ख्याल करना पड़ेगा, धरती मांग का ख्याल करना पड़ेगा, उस अवाम का ख्याल करना पड़ेगा जिस अवाम की वजह से आप जो है ये सारी ढांचा बना हुआ है। तो वहाँ आप सर, आप अगर खुद नहीं ना आपस में बैठेंगे, फिर आपको कोई और आके बिठाएगा साथ और आपसे फैसला करवाएगा जो आप खुद नहीं कर पाए। मलिक साहब देखिए, नाकामी होगी आप लोगों। मलिक साहब, पहले 58(2)B था, वो ख़त्म हो गया, 58(2)B ख़त्म हुआ। फिर ये हुआ कि जब से मुशर्रफ साहब को सज़ाए मौत हुई, मार्शल लॉ का भी रास्ता रुक गया है। अब कोई मार्शल लॉ भी नहीं लगा सकता इस मुल्क में, क्योंकि अदलिया ने ऐसा जो है आपको जजमेंट्स इतनी फूल प्रूफ करके दिए हैं। और फिर जिस तरह मुशर्रफ का आर्टिकल 6 में ट्रायल हुआ है, अब कोई उसमें मार्शल लॉ लगाने को तैयार नहीं है। वो नहीं आएंगे अब आपके, वो नहीं आएंगे, आप लोगों को बिठाएंगे साथ, वो नहीं आएंगे। अब अदलिया के ज़रिए होना शुरू हुआ। अदलिया ने क्या किया, यूसुफ रज़ा गिलानी को 5 सेकंड की सज़ा हुई तो नवाज़ शरीफ ने कहा उतरो। जब पनामा लीक हुआ तो नवाज़ शरीफ को अकामे पर एक बेटे की फर्म से पैसे ना लेने की पादाश में कहा रिसीवेबल थे और आपने नहीं लिए, वो भी गलत फैसला था। वो उसको ताहयात आपने जो है 621F के तहत उसको। अब आपको बिठाएगा कौन, ये बताएं, खुद बैठेंगे या कौन बिठाएगा? अब इमरान खान की बारी आई है। इमरान खान को अब -1 का फॉर्मूला जो चल रहा है इस वक्त, मुझे बताएं कब तक हम इस तरह से जो है अपनी क्या, आपको नजर आता है कि इमरान की भी नाहली करके आगे जाया जाए? सर और क्या होगा मुझे बताएं। अगर एक रीत कर गई है, अगर यूसुफ रजा को निकाला, अगर नवाज शरीफ को निकाला, तो क्या इमरान खान कोई ऊपर से निकली हुई कोई वो चीज उससे हल निकल आएगा? नहीं आएगा। मलिक साहब मैं कह रहा हूँ नहीं है ये हल, नहीं होना चाहिए, इनको नहीं होना चाहिए। लेट द पीपल जज। ना नवाज शरीफ को होना चाहिए था, ना यूसुफ रजा गिलानी को होना चाहिए था, ना इमरान खान को होना चाहिए। लेकिन आपके लॉज इसी तरह मुतकादी हैं। हम एक दूसरे की अगर टांग खींचकर इस तरह एक दूसरे को मारते रहेंगे, क्या हुआ? मोहतरम इमरान खान साहब ने कितने आपके मीडिया पर्सनल को जो है पाबा सलासल किया और कितनों पर आपका वो बना। मोहसन बेग को आपको इस्लामाबाद से उसके घर के अंदर फैला के 3 उसके खिलाफ एक ही दिन में। जब हुकूमत होती है ना असल में, तो उस वक्त लोग और जर्नलिस्ट भूल जाते हैं ना, उस वक्त तो वो ऊपर बैठे होते हैं ना पहाड़ी पे, जमीन पे लोग तो नजर आते नहीं है। अजमा से भी पूछ रहे हैं, एंड पे आ गया। अजमा, हल चाहिए, हल, आप लीडर्स हैं, हल दें। हम तो हल करना चाहते हैं जी, लेकिन अगर कोई रियासत से ऊंचा है और अगर जो है धमकी से, धौंस से, जो इदारों को कुछ नहीं समझता, जो अदालतों पर अलगार करता है, और मैं बिल्कुल खोसा साहब से एग्री नहीं करती कि जो है -1 का फॉर्मूला है, कोई -1 वो नहीं होगा। आप देख नहीं रहे, उसके लिए तो सब कुछ जायज़ है और वो किसी के साथ बैठना नहीं चाहता। बाकी सारी पाकिस्तान की सियासी जमातें एक साथ बैठी हैं, वो आज भी पाकिस्तान के मसाइल के हल के लिए बैठना चाहती हैं। वो कहता है मैं नहीं बैठना चाहता, मैं बहुत कोई सुपीरियर चीज़ हूँ, मैं किसी के साथ बैठूंगा नहीं, लेकिन मेरी डिक्टेशन चलेगी, जो मैं कहूँगा वो होगा। अब मुझे ये बताइए कि क्या पाकिस्तान का जो आईनी हुलिया बिगाड़ दिया है इमरान खान की एक ख्वाहिश ने कि जो उसको इलेक्शन चाहिए, कि वो जो है वो पॉपुलर बहुत है तो उसको इलेक्शन चाहिए हर सूरत हाल में। अब ये जो पंजाब और KP के इलेक्शन पहले हो जाएंगे, उसके बाद ये हमेशा यही होगा, क्योंकि ये दोनों जो है इनकी टर्म्स पहले पूरी हो जाएगी, जनरल इलेक्शन बाद में हुआ करेगा। अब नई मर्दमशुमारी के ऊपर ये इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, बाकी इलेक्शन नई मर्दमशुमारी पे होंगे। ये जो जब ये हुकूमतें बन जाएंगी, फिर इंटरिम गवर्नमेंट के बगैर इलेक्शन कैसे होंगे? क्या ये आईनी हुलिया बिगड़ता हुआ किसी को नजर नहीं आ रहा? सिर्फ 90 डेज की जो एक शर्त है वो आइन के अंदर नजर आ रही है, बाकी पूरे आइन को तहस नहस कर दिया है, वो किसी को समझ में नहीं आ रहा। और किसी को ये समझ में नहीं आ रहा कि इस वक्त पाकिस्तान के मसाइल जो है उसको हल करना इंपॉर्टेंट है। गरीब आदमी को ये कहोगे चलो लाइन में ला के वोट डालो, वो आपको जूते मारेगा, वो कहेगा मेरे मसाइल का हल दो।
और उसके मसाइल का हल होना चाहिए। पहले कुछ कर तो लें जो अवाम के सामने जाए, बगैर कुछ किए अवाम के सामने हम चले जाएं, क्या करने जाएं उनके सामने बताइए। अब ये IMF का जो स्यापा हमने अपने गले में डाला है, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन डाली है ना। अभी पाकिस्तान हम सबका है, मेहमान अदाकार ना बने। जरूरत है अज़मा, ग्रैंड पॉलिटिकल डायलॉग चाहिए जिसमें आपकी इस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी भी साथ बैठे, वो सोचें कि पाकिस्तान को इस दलदल से कैसे निकालना है। बाकी सियासी खेलें 5-7 साल के लिए टाल दें, उसके बाद खेली जा सकती हैं। आज के प्रोग्राम से इतना ही। सरदार लतीफ़ खोसा साहब, अज़मा, अहमद बिलाल महबूब साहब और तारिक यूसुफ साहब का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।